तो सोच लेना और सावधान हो जाना, क्योंकि ये लोग जो प्रेम करते हैं वो आजकल के लोग हैं, वो पुराने जमाने के लोग नहीं हैं। और अब वो प्रेम काम के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। किसी को संदेह है तो मुझे बात कर सकता है, और लेकिन अपॉइंटमेंट लेके। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्वेकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे पक्ष को लेते हुए आज के कार्यक्रम में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं लग्न, नवांश, दशमांश। इनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों के उत्तर और साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ, ये सारी चीजें अब आपको प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में डालने का प्रयास कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ से लेकर के अंतिम तक का कार्यक्रम आपने कल का कार्यक्रम देखा कि नहीं देखा, जरूर जाकर के देख लीजिए। सुबह वाला कार्यक्रम भी जरूर देखा करिए, पंचांग जरूर देखा करिए, और प्रत्येक दिन कुछ नया करने का आप प्रयास कर रहे हो तो उसमें आपको मंत्र, किसी न किसी मंत्र का जप जरूर करना शुरू कर दीजिए, पर उसके पहले अपनी कुंडली को दिखवा लेना आवश्यक है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले आपको गीता जी के 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक के अर्थ की बात कर लेता हूं। जो हमेशा ही मुझ में स्थित है और जो हमेशा ही मुझे सोचता है, ये परमात्मा कह रहे हैं, ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये बात ये अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो सर्वथा ही मुझ में ही स्थित रहता है, वो कभी भी चाहे कितना ही दुनिया में रमा रहे या दुनिया में जितना ही उसके उलझने उसके पास आती रहें, वो हमेशा ही मुझे प्राप्त हो ही जाता है और मैं उसे प्राप्त हो ही जाता हूँ। एक बड़ी गंभीर बात है कि हमेशा ही याद रखने की बात है कि आप भगवान से जो कुछ भी मांगते हो और अगर वो नहीं मिल रहा, उस पर एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ। एक मान लो लड्डू है, मान लो आपके पास एक घर में एक लड्डू पड़ा हुआ है और उस लड्डू में आपके शत्रु ने विष मिला दिया है और कानों कान ये खबर आपके माताजी को पता चल जाती है, आपके माताजी को ये बात पता चल जाती है। अब क्या होगा? और आप बहुत छोटे बच्चे हो, मान के चलो कि आप 6 महीने के हो या 1 साल के हो, 1 वर्ष के हो। आप उस कमरे में चले जाते हो और लड्डू हाथ से उठा करके जैसे ही खाने वाले होते हो, आपकी माताजी तुरंत आती है और तुरंत आपसे वो लड्डू छीन लेती है। अब यहां पे समझने की बात है, समझाऊं? समझाता हूं। वो लड्डू आपका भौतिकीय वस्तुओं से आपका लगाव है, क्योंकि भूख, चीजों की इच्छा और मीठा खाने का अभ्यास, अच्छा भोजन करने का वो लड्डू, वो आपका भौतिकता से युक्त हो जाना है, भौतिकीय वस्तुओं के पीछे आपका भागना है। वो जो माता जी जो आपको रोक रही हैं वो लड्डू खाने से, वो कौन है? वो स्वयं परमात्मा, वो स्वयं आपकी परमात्मा। जो माता है वो स्वयं आपका परमात्मा है, जो आपको वो चीज ही देना चाहता है जो आपके सेहत को नुकसान ना करे। गौर करना, कई बार ये बात लोग कहते हैं, पंडित जी मिलते मिलते चीजें रह जाती हैं। राहु की दिशा में ये अधिकतम बार होती हैं चीजें, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गौर करने की बात है कि राहु और केतु का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो भगवान की मोहिनी अवतार से ही हुआ था। तो गौर करने की यह भी बात है कि अगर परमात्मा को जब लगेगी बात कि नहीं, ये इसके पास जैसे ही ये चीज प्राप्त हो जाएगी तो ये तुरंत ही विनष्ट हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर इसका नुकसान हो जाएगा, तब पश्चात वो तुरंत ही आकर के आपके हाथों को रोक लेता है और आपको लड्डू नहीं खाने देता। बस अब बालक कितना बालकपन से युक्त है कि फिर से वो वापस उस चीज को पाने के लिए रुदन करने लगता है। ये उदाहरण बड़ा अजीब है पर बड़ा समझने वाला भी है। तो कुछ यही स्थिति हम बालकों की भी है, जो परमात्मा की दृष्टि में हमेशा बालकपन से युक्त होते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको यहां से अब यहां उठा के लेके आता हूं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, लग्न कुंडली का विश्लेषण मैंने कल कर रखा था,
जहां कुछ विशेष बातों के बारे में मैंने, आप वो कार्यक्रम जाकर के देख लेना। ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आपको कल इसके जस्ट पीछे वाले कार्यक्रम में, जो वो संख्या लिखा हुआ है उससे ठीक पिछले वाले कार्यक्रम में मिल जाएगा। लग्न कुंडली में लग्नेश चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं भाग्य भाव में, वहां वो मीन राशि के बैठे हैं और यहाँ वो आ रहे हैं कन्या राशि के। मतलब गौर करने की बात है, यहाँ वो 12 नंबर में बैठे हैं। जो लग्न के अधिपति हैं वो त्रिकोण में बैठे हैं और यहाँ वो 12वें जा रहे हैं। यानी कि भाव से ये चंद्रमा व्यक्ति के पत्नी को कमजोर कर रहे हैं, खर्चीला, मन बुद्धि और चित्त को कई बार अव्यवस्थित करने वाला बन रहे हैं। यहाँ वो 12 नंबर की राशि में बैठे हैं और फिर वहां से 7वें जा रहे हैं। यानी कि चंद्रमा का जो मौलिक परिवर्तन हुआ है वो ठीक हुआ है, वो कमजोर नहीं हुआ है। क्योंकि ग्रह किस भाव से उठ करके किस भाव में गया है, भाव से कमजोर पर राशि से कमजोर नहीं है। क्योंकि राशि का अधिपति जो बुध है वो जन्म कुंडली में उसे देख ले रहे हैं। बुध की दृष्टि पड़ जाने से जो बुध का नीच भंग होना था वो तो चलो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में शुक्र बैठे हैं तो उनका नीच भंग हो रहा है। क्योंकि इस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं, वो लग्न में बैठे हैं और गुरु भी उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पे बुध का नीच भंग हुआ है, तो इस वजह से चंद्रमा को बल मिलेगा। परंतु चूंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो दशम स्थान के अधिपति होते हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार बाहर रह करके काम करना पड़ता है और पत्नी को भी बाहर ले जाने की स्थिति बनती है। आप जीवन पर्यंत या हमेशा अगर बाहर रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ मन के अस्वस्थ होने का भी प्रभाव दिखता है और यहाँ पे व्यापार जो है वो बाहर से करता या व्यक्ति का जो काम है, जो कार्य क्षेत्र है, वो बाहर होता हुआ देख रहा हूं। यहाँ पे जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति जो सूर्य लग्न में बैठे थे कर्क राशि में, जहां का अधिपति वहां से त्रिकोण में बैठ करके इस सूर्य को भी बल प्रदान कर रहे थे, और धन भाव के अधिपति चंद्रमा की राशि में, और यहाँ वो सूर्य कर्क राशि में यहाँ भी बैठे हैं। यानी कि ये सूर्य बली हो जाएंगे। अब गौर करने की बात है कि सूर्य इनकी कुंडली में कमजोर थे, मृता प्राय थे, 2 डिग्री के थे। लेकिन चूंकि वो ग्रह अवस्था में कमजोर है और भाव से वर्गोत्तम नहीं है पर राशि से वर्गोत्तम है, राशि से वर्गोत्तम होने के कारण ग्रह को बल मिलेगा। इस वजह से सूर्य की दशा भी जातक को अच्छाई देने वाली हो सकती है। बेसिकली वो आपका काम बनाने का काम करेंगे कैरियर के दृष्टिकोण से। बल मिलेगा, बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, करियर को मजबूती मिलेगी, अपना प्रभाव बढ़ेगा और व्यक्ति का गुरुत्व और गुरुत्व का आकर्षण, यह व्यक्ति के अंदर जो आत्मबल की स्थिति कार्य क्षेत्र को लेकर के होती है, या व्यक्ति के अंदर जो एक नियम कानून में बंध करके किसी भी चीज को फाइनल परिणाम तक पहुंचा देना, इसकी बात बनती है। क्लियर है? बात हम तीसरे भाव की करते हैं तो उनकी स्थिति तीसरे भाव की बनती है, और 12वें भाव की बुध की, तो वो बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में बनते हैं, लग्न में बैठे हैं 4 नंबर की राशि में। यहां वो बुध जन्म कुंडली के नीच के हो गए। यहां वो लग्न में बैठे थे, यहां वो छठे में बैठ रहे हैं पर नीच के। इस वजह से कई बार व्यक्ति की पत्नी हो सकता है कि अनादर करने वाली हो, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने में उनका भरोसा थोड़ा कम हो, या हो सकता है कि उनमें संस्कारों की कमी हो, या हो सकता है कि वो बुजुर्गों की सेवा न करने वाली हो। ऐसे चेक करने की बात है। हालांकि उस पे गुरु की दृष्टि है, लेकिन अगर बुध छठे भाव में बैठे हैं, रोग भाव का प्रभाव दिखा रहे हैं, और यहाँ वो लग्न में बैठे थे 12वें के अधिपति होकर के, इस वजह से व्यक्ति को कई बार नशों से संबंधित समस्या भी बनेगी। और व्यक्ति कई बार, हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ पे पत्नी जो मिलेगी, या दाम्पत्य में जैसे ही व्यक्ति आता है तो वहां पे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, या कई बार वो कमजोर पड़ जाता है और पत्नी मजबूत मिल जाती है, या कई बार ऐसी भी बातें आती हैं जहां व्यक्ति को, ऐसे तो हालांकि दाम्पत्य में आने के बाद लगभग लोग जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य और गुरु का प्रभाव है तो व्यक्ति की स्थिति है वो दाम्पत्य में कमजोरी वाली नहीं है। क्योंकि धन भाव के अधिपति मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, और यहाँ पे राहु मंगल है। तो एक बात कहूंगा कि दाम्पत्य को शुरू करने से पहले निसंदेह कुंडली मिला लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव और यहाँ के अधिपति शनि उच्च के होकर के मंगल की दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ रही है। यानी कि सप्तम भाव पूर्णतया बली है, कमजोर नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति उच्च के, और यहाँ जो ग्रह देख रहा है वो भी उच्च की दृष्टि डाल रहा है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य में पत्नी का जो प्रभाव है वो ज्यादा कई बार गुस्सैल, क्रोधी और अपने मन के हिसाब से करने वाला बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंहफट बना देंगे सूर्य और गुरु यहाँ, और यहाँ का अधिपति 12वें जा रहे हैं।
इस वजह से ये बात बनती है। सप्तम भाव के में राहु और मंगल का एक साथ बैठना दाम्पत्य में कई बार कड़वाहट और राहु की दशा और मंगल की दशा में व्यक्ति के दाम्पत्य को कई बार तितर बितर करने का भरसक प्रयास करेगा, जिसमें और उस समय व्यक्ति को थोड़ा सांत्वना से युक्त होकर के अपनी पत्नी को या खुद को भी सांत्वना रखना और देना चाहिए, और उस समय अपने आप को सरल व्यक्तित्व का बना देना चाहिए। या राहु या मंगल की दशा में या शनि की दशा में जब भी दाम्पत्य में कुछ कमजोरी आए तो उसे संभालने का भरसक और पूरा प्रयास करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में अभी मैं बुध पे ही हूं, तृतीय भाव में शुभ ग्रह की राशि और यहाँ के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हैं, और यहाँ से केंद्र में चंद्रमा और यहाँ से केंद्र में बुध बैठे हैं, तो कोई कमजोरी नहीं है। व्यक्ति अगर जिनकी कुंडली है वो दाम्पत्य को कभी भी तोड़ने में भरोसा नहीं करेगा, और व्यक्ति हमेशा ही सामने वाले के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का भरसक और पूरा प्रयास करेगा। लेकिन उसकी मति बुद्धि कभी कभी चंद्रमा की दशा में और शनि मंगल राहु केतु की दशा में कमजोरी की तरफ जा सकती है। क्लियर है? जिसको बचाने का पूरा प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए, और वो व्यक्ति करेगा भी अपने लेवल पे। अगर मैं बुध की बात, तीसरे के बाद चौथे भाव की बात करूं तो चौथे भाव की स्थिति में शुक्र की यहाँ पे राशि बनती है। दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में लाभेश और सुखेश होकर के कर्क लग्न की कुंडली के लिए अशुभ होते हैं शुक्र, और जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके ये व्यक्तित्व को कई बार एक तरफा बनाते हैं, या व्यक्ति को कई बार लालची बनाते हैं, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो ऐश्वर्यशाली या बहुत बड़ा ख्वाब देखने वाला बना देते हैं। पर वो प्राप्त होने की स्थिति भी है, जो व्यक्ति ख्वाब देखे वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ उच्च के राहु बैठे हैं और यहाँ पे यहाँ के अधिपति भी जन्म कुंडली में उच्च की दृष्टि से सप्तम भाव को, तो डेली बेसिस का इनकम इतना रहे कि व्यक्ति अपने ख्वाब को पूरा कर सके। व्यक्ति जो बनना चाहता है, दाम्पत्य की स्थिति शनि मंगल यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी राहु मंगल का प्रभाव है, इस वजह से विवाह मिला करके ही हो, और प्रेम विवाह के बारे में विचार करने से पहले 1000 बार सोच लेने की बात है। क्लियर है ये बात? अब मैं अगर चतुर्थ भाव के बाद अगर लाभ भाव की बात करता हूं तो यहाँ पे शुक्र जो जन्म कुंडली में लग्न में बैठे थे, और यहाँ वो जन्म कुंडली में लग्न में ही विराज रहे, यानी कि भाव से भी वर्गोत्तम, राशि से वर्गोत्तम नहीं, ग्रह भाव से और नक्षत्र से भी कई बार अगर स्थिति अच्छी बनती हो तो बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे यहाँ वो कर्क राशि के बैठे थे, लग्न में थे, यहाँ वो तुला राशि के अपनी राशि में बैठ रहे हैं, यानी कि ग्रह शुक्र जो है वो दाम्पत्य को, ऐश्वर्य को, धन को, भौतिकीय सुख सुविधाओं को, जो व्यक्ति चाहता है, जिस लेवल पे अपने आप को स्थापित करना चाहता है, उस चीज के प्राप्त करने को लेकर के ये सारी चीजें व्यक्ति के साथ खड़ी और लाभदायक स्थिति दे रहे हैं। कैसे कि जन्म कुंडली के केंद्र में 3 घर भरे हैं नौमांस कुंडली में, यहाँ शुक्र स्वग्रही, यहाँ गुरु उच्च के सूर्य के साथ, मित्र के साथ, और यहाँ मंगल और राहु, जहां मंगल जो है वो स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी कमजोर ना हो, पर पत्नी कई बार संदेहास्पद स्थिति को पैदा करने वाली, या कई बार व्यक्ति की पत्नी संदेह करने वाली भी मिल जाती है, या खुद व्यक्ति ये भी संदेह करने वाला हो जाता है, राजनीति करने वाला होता है, रणनीति बनाने वाला होता है, व्यग्र और चिंता से युक्त होता है, और तुरंत ही जवाब और उत्तर देने वाला मिल जाता है। ये दोनों ही स्थितियां दोनों तरफ से रहने वाली हैं। शुक्र के बाद अगर मैं पंचम भाव की बात करता हूं तो मंगल आ जाएंगे, पंचम के अधिपति होने के साथ साथ सर्वाधिक योग कारक ग्रह। जन्म कुंडली में वो आपकी कुंडली के लिए केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव भी दिख रहा है। शनि के साथ बैठ करके ये जहां प्रेम विवाह में स्थिति और दाम्पत्य में प्रेम रखने के साथ साथ कई बार संतान उत्पत्ति में समस्या भी देने वाले बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, हालांकि स्वग्रही हैं, और चंद्रमा के साथ उनका जो संबंध बन रहा है वो केंद्र का बन रहा है, इस वजह से संतान में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केतु स्वयं संतान देने वाले होते हैं। बुध स्वयं लग्न में बैठ करके प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पे वही जो मंगल बन रहे हैं वो अपनी राशि के बैठ रहे हैं, और यहाँ वो मंगल तुला के बैठे थे उच्च के शनि के साथ बैठने से, जहां यहाँ पे वो धन संपत्ति, चल अचल संपत्ति और नौकरी आदि का प्रभाव, और टेक्निकल क्षेत्रों में, पेट्रोलियम सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में व्यक्ति को, और ट्रांसपोर्ट आदि या फिर कंस्ट्रक्शन आदि के साथ जुड़ करके इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को काम करने वाला बना रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पे मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पे भी हो सकती है। यहाँ वो कर्क लग्न की कुंडली में प्रबल योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित है, और यहाँ तुला लग्न की कुंडली में उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो मारक सिद्ध होंगे। मंगल की दशा में व्यक्ति का दाम्पत्य या पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थितियां कई बार आएंगी जहां आप चेक कराने जाओगे पर कुछ निकले ना, या रक्त से संबंधित या गैस्ट्रिक से संबंधित समस्या भी बनने को देखी जा सकती हैं। माथे का दर्द
और कई बार हेडेक ज्यादा व्यक्ति लेता है, या कई बार ऐसी स्थितियां दाम्पत्य में आने के बाद बनती है। क्लियर है? पंचम के बाद छठे भाव के अधिपति और नवें भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, गुरु स्वग्रही। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर अपने प्रत्येक जीवन के विपरीत परिस्थिति का लाभ अपने अनुकूल बना लेता है। और यहां भी बुध की स्थिति नीच के हैं। बुध अगर छठे भाव में नीच के भी हों, अगर अकेले हैं तो निसंदेह वो परिणाम कमजोर करेंगे, पर यहाँ पे एक लाभ ये मिल जाएगा कि व्यक्ति कम से कम पंडितों का, ब्राह्मणों का, बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने सहपाठियों का आदर सत्कार करता है और वो प्राप्त भी करता है। क्योंकि गुरु की स्थिति अगर स्वग्रही हो तो व्यक्ति के पास भले वक्त ना हो मंत्र जाप और पूजा पाठ करने का। हालांकि यहाँ पे केतु बैठ करके व्यक्ति को ऐसा बना देंगे कि व्यक्ति भगवान के निकट जाने का भरसक और पूरा प्रयास करता है, लेकिन वो गुरु जो जन्म कुंडली में यहां भी रोग में है और विषांसा कुंडली में भी रोग में ही बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के उस क्षेत्र में या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में व्यक्ति को कई बार मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, या प्रत्येक दिन वो उलझता हुआ महसूस करता है, या कई बार वो इतना ज्यादा काम में उलझा रहे कि उसको ईश्वर के लिए या मंत्रों के जप के लिए कई बार वक्त की कमी पड़ जाती है। हालांकि आप जब अष्टम भाव की विचार करते हो तो अष्टम भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के सुख भाव में उच्च के होकर के पंचम भाव के अधिपति के साथ, तो पंचम और अष्टम का योग बनना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बड़ा प्रशस्त है और अच्छा भी है, क्योंकि केतु भी बैठे हैं। व्यय लाभ 12वें भाव के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो इस तरफ जाने का प्रयास ज्यादा करती है कि मुझे ईश्वर के निकट जाना है, परमात्मा के मंत्रों का जप करना है, भगवान की आराधना करनी है। पर उसमें प्रतियोगिता है। आपको एक वक्त में आने के बाद जब आप नौकरी से रिटायर हो जाओ या अभी से ही, आपको हमेशा ही भगवत प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, नित्य प्रतिदिन देवताओं के मंदिर का दर्शन और हो सके तो अधिक संख्या में प्राणायाम करने का, अधिक समय तक और अधिक ज्यादा देर तक प्राणायाम करने का प्रयास करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके ब्राह्मणों के निकट। और अगर कम से कम अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ग्रंथों के अध्ययन और साथ ही साथ भागवत महापुराण का अध्ययन भी प्रत्येक एक अध्याय प्रत्येक दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और विशेषतया अगर और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो भागवत के दृष्टिकोण से, मैंने तो जीवन में कई बार भागवत पढ़ी है, तो रास पंचाध्यायी का अवलोकन हमेशा ही करना चाहिए। और अगर हो सके तो बाल लीला, ये 2 अध्याय आपको हमेशा ही अगर हो सके तो कुछ दिन पे या प्रत्येक दिन भी हो सके तो इनका श्रवण मनन और चिंतन जरूर ही कर लेना चाहिए। रास पंचाध्यायी एक ऐसा अध्याय होता है, वहां पे भगवान की रास लीला की जो रास की स्थिति है वो व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों से मुक्त करने वाली हो जाती है। बाल लीला में व्यक्ति, अगर रामायण का अध्याय अगर आप पढ़ रहे हो तो रामायण में भी अगर बाल लीला की स्थिति बढ़िया बने तो आप उसका भी प्रत्येक दिन अध्यापन कर सकते हो या अध्ययन कर सकते हो। ऐसी स्थितियां बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर सबसे निकट की बात बताऊं तो अगर ईश्वर की शरणागति की तरफ आपका झुकाव ज्यादा बढ़ना चाहता है या ज्यादा इच्छा है तो कम से कम नाम जप की संख्या बढ़ा दो, अर्घ दिया करो और प्रत्येक दिन अधिक संख्या में नाम जप, चाहे कोई भी, चाहे महामंत्र हो, नाम महामंत्र की बात करें, या नारायण का हो, या कोई भी एक नाम, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे जय श्री राम, चाहे जय श्री कृष्ण, अगर ये भी करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। इसकी स्थिति बनती है। सप्तम भाव के अधिपति शनि और अष्टम भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम और आध्यात्मिक चिंतन का पथ और खोजी मनोवृत्ति ये अच्छी है। यहाँ पे भी शनि की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो स्वग्रही है, ऐसी स्थिति में वो कमजोर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि शनि की स्थिति यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ से केंद्र में लग्न पे शनि की दृष्टि, यहाँ पे शनि का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब सप्तम भाव पे पड़ेगा तो दाम्पत्य में फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता ज्यादा है और निस्संदेह प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ना मत। आज की बात ही बताता हूं, आज की बात। अभी 2 कुंडलियां ऐसी आई थी, एक कुंडली आई थी दिल्ली से और एक कुंडली आई थी मेरठ से। एक का डेट ऑफ बर्थ 1979 का था और एक का डेट ऑफ बर्थ 1988 का था और दोनों में पत्नियां ही मुझसे बात करती हैं। दोनों कुंडली उनकी पत्नियों ने ही भेजा था और दोनों ने यही शिकायत करी थी कि प्रेम विवाह ही करा था और दोनों ने यही शिकायत करी थी कि प्रेम विवाह करने के बाद भी पति मुझ पे संदेह करते हैं।
पति जो है वो मुझ पे भी संदेह करते हैं और वो किसी दूसरे से भी प्रेम करते हैं। तो आजकल के पुरुषों की तो बात चलो है ही नहीं, आजकल के पुरुष तो पुरुष रहे ही नहीं है। अधिक संख्या की बात करता हूं, बुरा लगे तो लगे, पर मैं ये बात बहुत गारंटी से कह सकता हूं कि अब वो बात नहीं रही जो पहले पुरुषत्व में होती थी। पहले पुरुषत्व की बात होती थी। मुझे याद है मेरे गांव में, मेरे घर से 10 घर दूर की बात है, मेरे बाबा जो गांव भर के पूजा पाठ और कर्म कांड के जो हैं वो और ज्योतिष के मामले में जानकार माने जाते हैं, अभी भी हैं, वो जीवित हैं। किसी दूसरे के बच्चे के लिए, किसी दूसरे के बेटे के लिए चले जाए, कहीं गए थे, वो बाजार में कहीं गए थे, कहीं दूसरी जगह, और रिश्ता तय करके पान ले लिया था कि चलो मैंने तेरी बेटी का विवाह तय करा दिया फलाना की बेटे से। पान ले लिए थे और वो विवाह करना पड़ा था, जबकि हमारे गांव में हम लोग बड़े कम ब्राह्मण घर बचे हैं। बाकी तो सब मतलब ब्राह्मणों की संख्या कम है, पर वहां पे जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं वो ज्यादा हैं। उस घर के लोगों ने, उनके घर वाले जो थे वो एक बार भी मना नहीं करे थे कि पंडित जी आपने ये क्या किया। न पूछा, न जांचा, न परखा, न लड़की देखी, कुछ भी नहीं। सोचो जमाने की बात क्या है। पर आज जमाना इतना बदल चुका है कि हम अपने ही से देखते हैं, हम अपने माता पिता को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं और फिर हम ही खुद उस पर संदेह भी करते हैं। तो हमारा समाज कुछ ऐसी भी स्थितियों में गुजर रहा है जहां हम खुद से ही प्रेम करते हैं, खुद ही जो है वो सबसे लड़ करके अपनी पत्नी को घर पे लाते हैं और बाद में फिर उसी पे संदेह भी करने लगते हैं। और संपर्क देखो कि किसने करा, संपर्क उसकी पत्नी ने ही करा है कि पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी ये बात झेलने की बात और नौबत आ जाती है। तो कम से कम मैं तो ये समझता हूं कि पुरुषत्व खत्म, पुरुषार्थ खत्म और पुरुषत्व तो बचा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे जब कुछ और उटपटांग बोलूंगा तो कुछ लोग उटपटांग भी बोलेंगे, पर एक बात तो है कि आजकल के पुरुष कम, नपुंसक ज्यादा है। आजकल के, मैं सबकी बात करता हूं, मैं सबकी, अगर वो काम मैं करता हूं तो शायद वो दोष मुझे भी लग जाए, अगर वो काम मैं करता हूं तो शायद वो दोष मुझे भी लग जाए। लेकिन एक बात तो कहता हूं कि आजकल के पुरुषों में वो पुरुषोचित गुणों की संख्या कमी हो गई है या फिर वो गुण सूत्रों में कुछ गड़बड़ी है। गुण सूत्रों में गड़बड़ी है तभी तो व्यक्ति अपनी बात पे टिक नहीं पाता, अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हो पाता और इसको फैशन या फिर एक नया ट्रेंड दे दिया गया है, जहां वो सामने वाले से ये तो अपेक्षा रखता है कि मेरी पत्नी जो है वो सिर्फ मेरी हो, पर वो खुद उस सिद्धांत पे खरा कभी भी नहीं उतरता है। तो निस्संदेह हमें इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। निस्संदेह हमें प्रेम को सही रूप में समझने की और परिभाषित करने की आवश्यकता है। हम भटक गए हैं, बिल्कुल भटक गए हैं, और निस्संदेह इसका भोग आप नहीं भोग सकते तो आपका बेटा जरूर भोगेगा। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कम से कम इस कार्यक्रम को अधिक संख्या में फैला दो और अपने पुरुषोचित होने का गुण जो है उसे दिखा दो कि जिसका पाणी ग्रहण आपने किया है वो निस्संदेह आपके भरोसे लायक है और आप उस पर भरोसा कर सकते हो और आप उसके भरोसेमंद बन सकते हो। और एक बात और भी मैं बताऊं, यहां से इस सिंहासन से बैठ करके अपनी बात इस कुंडली से परे जा करके थोड़ी सी बात कह दूं तो 10 कुंडली भी नहीं देखता मैं, 5 कुंडलियां देखता हूं, पर 5 कुंडलियों में से 3 विशेषतया विवाह से संबंधों में कमजोरी को लेकर के ही आती हैं, जहां सबसे ज्यादा समस्या इस बात को लेकर के आती है कि पंडित जी प्रेम विवाह किया था और टूट रहा है। पक्की बात है, गारंटी देके बात करता हूं, मुझे डर नहीं लगता किसी से और आक्षेप करने का तो खतरा भी नहीं है। 3 कुंडलियां इसी समस्या को लेकर के आती हैं मुझे मेरे पास कि पंडित जी प्रेम विवाह किया था, अब वो टूटने के कगार पे है। लड़ करके माता पिता से प्रेम तो किया था, विवाह भी करा था, पर वो चल नहीं रहा। अब वही मुझे संदेह की दृष्टि से देखता है या फिर वो व्यक्ति वो नहीं रहा जो वो पहले था। तो सोच लेना और सावधान हो जाना, क्योंकि ये लोग जो प्रेम करते हैं वो आजकल के लोग हैं, वो पुराने जमाने के लोग नहीं हैं। और अब वो प्रेम काम के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। किसी को संदेह है तो मुझे बात कर सकता है और लेकिन अपॉइंटमेंट लेके ये बात बनती है। बुरा लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो करते हैं आप चेक कर लेना, और जो नहीं करते और जो माता पिता के भरोसे और उनके निर्णय पे भरोसा करते हैं उसका स्वागत करता हूं।
पर मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं प्रेम विवाह के पक्ष में नहीं हूं या फिर ऐसा कुछ है। पर हां, इसके बारे में मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर कुंडली नहीं मिली होती है तो कई बार अधिक संख्या में कुंडलियां असफल हो जाती हैं। और दूसरी बात है कि वहां पे बीच में समझदारी की बात आती है कि आप कितने परिपक्व हो रिश्तों को निभाने के मामले में, क्योंकि अधिक बार ये तत्व अगर कमजोर पड़ जाते हैं तो निसंदेह कमजोरी दिख जाती है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सफल नहीं होती हैं, पर उसकी संख्या बड़ी कम है, क्योंकि हम पश्चात्य जो हो रहे हैं प्रत्येक दिन। यहां गुरु पे था, मैं शनि की बात कर रहा था, शनि खत्म हो गए थे। यहां पे भी बात कर चुका था, मंगल की बात भी खत्म हो चुकी थी शायद, हाँ बिल्कुल। यहाँ की बात भी खत्म, यहाँ की बात भी खत्म। ये आपकी कुंडली है। अब आपकी कुंडली में मैं विशेषतया दशमांश कुंडली की चर्चा करता हूं, तो सप्तम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में, जहां से डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है, वहां के अधिपति गुरु जाकर के लग्न भाग्य लाभ भाव में बैठे हैं। ध्यान भटक गया मेरा, नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो सप्तम स्थान के अधिपति गुरु वापस इसको देख रहे हैं। व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमा सकता है। चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, यहां भी वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं। कर्म क्षेत्र की दृष्टि से ये कुंडली अच्छी है, शुक्र उच्च के हैं दशम स्थान में। और व्यक्ति की कुंडली में धन जो है, वहां पे भी शुभ ग्रह की राशि और शुभ ग्रह का बैठना, और उस पे अगर देखें तो उससे गुरु केंद्र में, ये अच्छी बात है। राहु और गुरु का बनना कई बार व्यक्ति को दूर जाकर के, और कई बार बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है राहु की दशा में, तब जाकर के व्यक्ति को धन मिलता है। अब एक दो बात और कहना चाहता हूं। व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का धन, व्यक्ति का प्रारब्ध और व्यक्ति का कर्म, इस कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, और गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में स्वग्रही है इस वजह से, और गुरु की दृष्टि भी है, इस वजह से धन की स्थिति कमजोर नहीं है। व्यक्ति आराम से जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के साथ चल अचल संपत्ति के योग बड़े अच्छे हैं। व्यक्ति जहां भी चाहे अपना भवन निर्माण कर सकता है, वो विशेषतया सूर्य की दशा में, गुरु की दशा में, और विशेषतया शुक्र की दशा में ऐसी स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली में जो दशाएं जैसी बीतेंगी उसके आधार पर अगर बात कर दूं तो आपकी कुंडली में बुध और गुरु की दशा मेहनत कराने वाली, पराक्रम ज्यादा कराने वाली, साहस डालने वाली और मील का पत्थर साबित होने वाली हो सकती है। बाकी के जितने ग्रह हैं बुध और गुरु के अलावा सबको, राहु केतु को भी सम्मिलित कर लीजिए, वो सामान्य और खुश, आनंद से युक्त और मेहनत कम और आसानी से यूं निकलने वाली हो जाती है। मतलब उस दौरान हो सकता है कि मन आपका प्रसन्न रहे, खुश रहे, आप चिंता ना करें, और व्यवहारिकता से युक्त होकर के आप अपने कर्म को करने वाले होते हैं। क्लियर है ये चीजें? आज के कार्यक्रम में मैंने प्रेम विवाह पे ज्यादा बोल दिया है, पर यह निस्संदेह ये बात सही है, क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, पर मैं अगर लोगों से बात करता हूं तो उसका एक अलग अनुभव भी इकट्ठा हो रहा होता है। तो जो बात मैं देख रहा हूं वो मैंने ज्यादा कही है, पर वस्तुतः विवाह करने से पहले शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इसको देख लेना होगा। तब तक के लिए आपकी कुंडली में संतान वगैरह के बारे में अगर विचार करता हूं तो D7 की बात भी अगर करूं तो संतति है, गारंटी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि उसमें विच्छेदात्मक स्थितियां सूर्य और शनि की पड़ रही हैं, ऐसी स्थितियां कभी कभी कमजोरी देती हैं, पहली संतति को आने में कई बार विलंब होता है, ऐसी भी बातें दिखती हैं। हालांकि एक बात और है कि आपकी कुंडली में अगर ओवरऑल अगर बात करता हूं तो व्यक्ति का धर्म पक्ष ठीक है, व्यक्ति का मंत्र पक्ष भी ठीक है। व्यक्ति को जरूर किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।